वेलकम केमिस्ट्री विद फन। मेरा नाम है दीपक मिश्रा और हम लोग हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरीन पढ़ रहे हैं पार्ट 3। और आज के टॉपिक में हम लोग हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरीन में हाइलोएल्केन का नॉमेनक्लेचर और उसके अंदर जो आइसोमेरिज्म होता है उसके आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि हाइलोएल्केन किस प्रकार के आइसोमेरिज्म को शो करता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे आज का टॉपिक जो हमारा हाइलोएल्केन है। हाइलोएल्केन, इस हाइलोएल्केन के अंदर हम लोगों को दो टॉपिक पढ़ने हैं आज। इस हाइलोएल्केन के अंदर हमको दो टॉपिक की स्टडी करनी है आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। दो टॉपिक की स्टडी करना है हाइलोएल्केन के अंदर। आज के लेक्चर में हाइलोएल्केन के अंदर नॉमेनक्लेचर होगा और आइसोमेरिज्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर वाला स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग आइसोमेरिज्म वाला स्टडी करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो नॉमेनक्लेचर की बात किया जाए अगर हाइलोएल्केन के अंदर, तो नॉमेनक्लेचर अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब वो चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे जो कंपाउंड होगा, अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। वो कॉमन मेथड है, हम लोग जनरली समय अप्लाई करते हैं। अगर हम लोग और स्टडी जाएंगे, डिटेल पढ़ेंगे, आगे की स्टडी करेंगे तो और कई सारी मेथड है, और भी कई सारे मेथड है जिसकी मदद से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। पर जनरली ये आपके पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कॉमन मेथड। एक होता है कॉमन मेथड जिसकी सहायता से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। दूसरा होता है हमारे पास IUPAC मेथड। पहला मेथड आपके पास ये और दूसरा मेथड आपके पास ये। इस मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। और चूंकि हम लोग हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरीन पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों मेथड के द्वारा हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन का नॉमेनक्लेचर करेंगे। जैसे क्या होता है, अच्छा एक बात और, इन मेथड की सबसे खास बात क्या होती है, इन मेथड के अंदर भी इनका जनरल फार्मूला होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइलोएल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, RX, या फिर हम लोग इसको और करके लिखते हैं CnH2n+1 जहां पे हम लोग, ये आपका होता है हाइड्रोजन होता है, ये आपका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और ये यहां से लेकर यहां तक आपका एल्किल होता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ये आपका एल्किल होता है, ये आपका हाइड्रोजन होता है। इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम हाइलोएल्केन रख दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और एल्केन भी है, इसलिए इसको हम लोग हाइलोएल्केन कहते हैं। अच्छा एक बात और, जो ये कॉमन मेथड होता है, इस कॉमन मेथड का भी अपना एक फार्मूला होता है और IUPAC का भी अपना एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले की मदद से, उस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे जब हम लोग हाइलोएल्केन का नॉमेनक्लेचर करते हैं कॉमन मेथड द्वारा, तब इसमें एक जनरल फार्मूला यूज होता है और उस फार्मूले के द्वारा ही इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे जब कॉमन मेथड यूज करते हैं तो कॉमन मेथड में इसको जाना जाता है एल्किल हाइलाइड के नाम से, यानी कि जब हम लोग कॉमन मेथड में हाइलोएल्केन का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले एल्किल लिखेंगे, जो एल्किल यूज किया गया है। अब वो चाहे मेथिल हो, चाहे एथिल हो, चाहे प्रोपिल हो, चाहे ब्यूटिल हो, और उसके बाद लिखेंगे हाइलाइड, जो मतलब जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा, जैसे मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड है कि नहीं, प्रोपिल क्लोराइड। तो ये हो जाएगा जनरल मेथड, कॉमन मेथड द्वारा। और जो हमारे पास IUPAC होता है, IUPAC में भी इसका एक अलग नाम है, इसको कहते हैं, बड़ा ही प्यारा नाम है, हाइलोएल्केन। जो आपका चैप्टर का नाम है वही हम लोग क्या करते हैं, IUPAC में रख देते हैं, यानी कि चैप्टर का नाम है हाइलोएल्केन हाइलोएरीन। तो जो हाइलोएल्केन है वो क्या है, हाइलोएल्केन का ही IUPAC नाम है, हाइलोएल्केन का ही IUPAC नेम ही रखा गया है। यानी जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आपको मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि CH3Cl
सबसे सिंपल एग्जांपल है CH3Cl। इसका आप मुझे नाम बताइए, क्या करिए, इसका नाम बताइए मुझे दोनों मेथड द्वारा। इसका नाम मुझे कॉमन सिस्टम द्वारा कि कॉमन मेथड द्वारा इसका नाम क्या होगा, मतलब कॉमन मेथड द्वारा इसका नाम क्या होगा, और IUPAC मेथड द्वारा इसका नाम क्या होगा। तो दोनों मेथड से हम लोग इसका नाम देखते हैं। सबसे पहले इसका नाम जो है वो इसके इसी फार्मूले में छिपा हुआ है। जैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो इसका नाम है एल्किल हाइलाइट, यानी सबसे पहले हम लोग एल्किल लिखेंगे। एल्किल यहाँ पे क्या है, मेथिल। यहाँ पे क्या है आपका, ये मेथिल। हाइलाइट क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पे हाइलाइट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम है हाइलो, मतलब सबसे पहले हाइड्रोजन लिखेंगे। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे क्लोरो है, तो हाइलो है ना, यहाँ पे क्लोरो कर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। फिर क्या है, एल्केन। एल्केन यहाँ पे क्या है, मेथेन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेथेन। ठीक, बस कॉमन सेंस, इसका नाम क्लोरोमेथेन, इसका नाम मेथिल क्लोराइड। यानी इसका नाम अगर हम लोग रखें तो इसका कॉमन मेथड द्वारा इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। और IUPAC में इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। ये तो जनरल चीज है, इसका नाम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ बड़े एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसकी मदद से हम लोग आगे की स्टडी करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिसमें से मैं आपको 2 एग्जाम्पल बता दे रहा हूं और उसकी मदद से आप आगे के एग्जाम्पल को आप सॉल्व करिएगा। जैसे होता क्या है कि फर्स्ट ईयर में हम लोग इसको बताते हैं बच्चों को, आप लोगों ने इसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, थोड़ा बहुत आप नॉमेनक्लेचर के बारे में जानते भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते तो हम थोड़ा सा बता देंगे। सबसे पहले क्या करिए, आप सबसे लंबी श्रृंखला को चूज करिए और उसके बाद आप जितने कार्बन है उस कार्बन के अकॉर्डिंग नाम रखिए। इससे मान लो 5 कार्बन है तो आप पेंटेन रखेंगे, 6 है तो आप हेक्सेन रखेंगे, 2 है तो आप एथिल रखेंगे, है कि नहीं। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नाम रखते हैं। इसको आप लोगों ने होमोलॉजी सीरीज में पढ़ा होगा, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, है कि नहीं, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। जैसे यहाँ पे इसका है, इसका मुझे नाम रखना है, तो यहाँ पे CH3CH2Br, CH3CH2Br। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, तो उस 2 पे क्या आता है, एथिल आता है, तो उसका नाम हो जाएगा क्या, एथिल ब्रोमाइड। कॉमन नेम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमोएथेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमोएथेन। ठीक है ना, आपका लेना है इसको करिए आप। सबसे लंबी श्रृंखला चूज करिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला है आपके पास, जो चैन है 4 कार्बन की है, यानी कि 4th नंबर पे कौन सा क्या आता है, 4th नंबर पे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट आता है, यानी कि ब्यूट हो जाएगा। अच्छा एक काम हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो क्लोरीन किस तरफ से पास जुड़ा होता है, सेकंड रूल ये होता है ना, तो जिस तरफ से पास होता है उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4। अच्छा इधर से नंबरिंग क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4। जो क्लोरीन आपका ये 3 पोजीशन पे आ रहा है, ऊपर से 2 पे आ रहा है, तो ये यहाँ से पास पड़ रहा है ऊपर से, इसलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसकी नंबरिंग, नीचे से इसकी नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। अच्छा कितने कार्बन है यहाँ पे, 4 कार्बन है। क्या है, कार्बन की संख्या 4 है। किस पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। जो आपके पास क्लोरीन है वो सेकंड पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो। 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो। 2 क्लोरो क्या यहाँ पे 4 है, ब्यूटेन। 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, ब्यूटेन है, क्योंकि कार्बन की संख्या 4 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इसी की मदद से बिल्कुल सेम ऐसे सारे करने हैं। आप लोग इसको करके कमेंट सेक्शन में इसके नाम को लिखकर दिखाइए। और जिसमें से क्या है, सबसे ज्यादा सबसे रहस्यमयी जो एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे है, वो ये वाला एग्जाम्पल है। इसको करिए और उसका नाम मुझे जरूर बताइएगा। हम इसके नाम के लिए बेचैन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो क्या करते हैं, अब हम लोग आइसोमेरिज्म की बात करते हैं कि हाइलोएल्केन के अंदर कैसे आइसोमेरिज्म होता है और क्यों हाइलोएल्केन आपका आइसोमेरिज्म दिखाता है। ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आपके पास जो हाइलोएल्केन होता है वो आइसोमेरिज्म को दिखाता है। तो आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है और कितने टाइप का होता है। यहाँ पे हम लोग उसको डिटेल नहीं करेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, पूरा आइसोमेरिज्म बता दें, पर थोड़ा सा आइडिया देंगे। उसके बाद हम लोग हाइलोएल्केन के ऊपर उसको अप्लाई करके देखते हैं।
जैसे आपके पास आइसोमरिज्म है, आइसोमेरिज्म दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक मिलकर बना हुआ है आइसो से, जिसका मतलब होता है सेम। आइसो जिसका मतलब क्या होता है, सेम। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मतलब आइसो मैंने कहा, मतलब आइसो तो इसका मतलब ये हो गया सेम, हो गया क्या हो गया, सेम। मेरिस्मिस होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। जैसे मान लो मैंने कहा ये मैंने दो उंगली ली, जैसे ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, सेम। जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी है, और बिल्कुल जैसा अरेंजमेंट इसके अंदर है वैसा ही अरेंजमेंट इसके अंदर है। या फिर कह सकते हो जो जितने एटम इसके अंदर हैं, जितने कार्बन इसके अंदर होंगे, उतने ही कार्बन, उतने ही हाइड्रोजन, उतने ही ऑक्सीजन, इतने जितने इसके अंदर है उतने ही इसके अंदर है। तो हम लोग कहेंगे कि ये वाली फिंगर मेरी इस वाली फिंगर के साथ में क्या है, आइसोमर है। पर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इस फिंगर के अंदर कुछ चेंजेस हो, पर एटम सेम होने चाहिए। जितने एटम्स हैं उतने ही एटम हो। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, कि हमारे पास आ गया हमारे पास C3, इससे मान लो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, ये आपका ब्यूटेन है। क्या आपका ये ब्यूटेन है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये ब्यूटेन है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सॉरी सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या करेंगे, दुगुना करके दो जोड़ देंगे, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 कितना 10, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। यानी कि इसके अंदर 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। अच्छा एक काम करते हैं, इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर देखो, यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है। इसके अंदर C4 है, इसके अंदर भी C4 है। चूंकि एल्केन है तो C10 हो जाएगा। दो दुगुना करके दो जोड़ देते हैं एल्केन में, एल्कीन में दुगुना कर देते हैं, एल्काइन में दुगुना करके दो माइनस कर देते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम है, इसका भी C4 एस्टर है, इसका भी C4 एस्टर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। यहाँ पे देखो इसका और इसका, इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो क्या है बेटा, सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। जितना इसका है C4H10 इसका है, और C4H10 इसका, दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। पर यहाँ पे डिफरेंस किसका है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कार्बन श्रृंखला, कार्बन चेन जो है कितने की है, 4 कार्बन की चेन है। देखो सबसे लंबी श्रृंखला है आपके पास, सबसे लंबी चेन को चूज किया जाए तो एक कार्बन यहाँ पे, फिर सीधे जाओ एक कार्बन यहाँ पे, फिर सीधे आओ एक कार्बन यहाँ पे, और फिर सीधे आओ एक कार्बन यहाँ पे। यहाँ पे चारों कार्बन क्या है, एक चेन में जुड़े हुए हैं। कहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक चेन में चारों कार्बन जुड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, 3 कार्बन आपके चेन के साथ जुड़े हुए हैं, और एक कार्बन क्या है, ब्रांच है। एक कार्बन आपका क्या है, ब्रांच है। दोनों में डिफरेंस है, भले ही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, पर दोनों के किसमें अंतर आ गया, चेन में अंतर आया कि नहीं आया। तो जब चेन में डिफरेंस आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ये वाला आपका, ये वाला मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल के साथ में आइसोमर दिखा रहा है, कौन सा आइसोमर दिखा रहा है, चेन आइसोमर दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि चेन में बदलाव आ गया, पर सेम क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, पर उसके चेन में अंतर हो सकता है, उसमें पोजीशन में अंतर हो सकता है कि नहीं, उसके फंक्शनल ग्रुप में अंतर हो सकता है, उसके रिंग में अंतर हो सकता है, उसके पूरा कह सकते हो पूरा बिहेवियर ही चेंज हो जाए, वो 3D हो जाए, है कि नहीं। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज आ गया, अब वो केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, है कि नहीं। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक दूसरे के आइसोमर है। हम तुमसे कहें कि ये वाला कंपाउंड इस कंपाउंड का क्या है, आइसोमर है। क्या है, आइसोमर है। तो ये वाला जो कंपाउंड है आपके पास, ये एक दूसरे का क्या है, आइसोमर है, आइसोमर है। और आइसोमर है, और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म। तो क्या होता है, हाइलोएल्केन और हाइलोएल्कीन,
हाइलोएल्केन जो होता है वो भी आपका आइसोमेरिज्म की फिनोमिना को दिखाता है। अब मुझे वही देखना है कि कौन कौन से आइसोमर जो होते हैं, आइसोमेरिज्म होते हैं, वो आपका हाइलोएल्केन दिखाता है, मुझे वो पढ़ना है। तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, पर उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हो उनके अंदर प्रॉपर्टी डिफरेंस हो। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि इसे मान लो ये आपके पास ब्यूटेन का था और इसके अंदर ये था, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, पर इसके अंदर क्या है, प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो ऐसे कंपाउंड जिसका क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो पर उसके अंदर जो प्रॉपर्टी हो डिफरेंस हो, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे कि ये कंपाउंड एक दूसरे का आइसोमर है और इसके अंदर आइसोमेरिज्म की फिनोमिना एग्जिस्ट करती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं द कंपाउंड which have same molecular formula but different प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, उसके अंदर डिफरेंस होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो पर प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, हम लोग ऐसे कंपाउंड को आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आइसोमेरिज्म को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि उसको आइसोमेरिज्म को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट से बांटा गया है। आपका जो आइसोमेरिज्म है इसको दो पार्ट से बांटा गया है। पहला आपका होता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, आपका पहला होता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। जब आपके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आएगा तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहेंगे। और ये वाला आपका आइसोमेरिज्म 2D में होता है, लगभग ये आपका लगभग 2D में हो जाता है। उसके बाद आपके आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और आपका ये आपका 3D में होता है, ये आपका 3D में होता है। इसकी स्टडी हम लोग जब हम आपको पढ़ाएंगे हाइलोएल्केन आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो हम लोग आपका स्टीरियो का डिटेल करेंगे। यहाँ पे मुझे इसको डिटेल नहीं करना है, इसमें थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे पढ़ेंगे। सबसे अच्छा टॉपिक ये वाला है, इससे 1000 गुना अच्छा टॉपिक है। और कंपटीशन के जितने भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये वाला टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नीट के या फिर आईआईटी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा जो आप इसको पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं। अच्छा, चूंकि हम लोग हाइलोएल्केन हाइलोएरीन पढ़ रहे हैं तो हम लोग को क्या करना है, मुझे इस पर पीछे फोकस करना है। अच्छा, क्या होता है, हमें क्या करना है, ऐसे आइसोमेरिज्म को पढ़ना है जिसके अंदर स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाए, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। और जब स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होता है और बदलाव कहीं और हो जाए, जैसे उसके स्ट्रक्चर में नहीं, उसके अरेंजमेंट में बदलाव आ जाए, अगर एटम्स के अरेंजमेंट में बदलाव आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्टडी हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म में करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग तक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो हम बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग उसको देखते हैं यहाँ पे, अभी ऐसी बात नहीं कि नहीं देखेंगे, उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ये आपके इसमें क्या होगा, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एटम का क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट बदल जाएगा, एटम का अरेंजमेंट हो जाएगा, वो 3D अरेंजमेंट बदल जाएगा। तो उसकी स्टडी हम लोग स्टीरियो में पढ़ेंगे। और जब स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाए, स्ट्रक्चर क्या हो जाए, आपका चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, स्ट्रक्चर अगर चेंज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, नो मैटर, यहाँ पे एटम्स के अरेंजमेंट बदल जाए, नो मैटर, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तभी तो आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ये तो क्लासिफिकेशन है ना आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन मतलब आइसोमेरिज्म को और तरीके से बांटा जा सकता है, पर उसका मेन कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे यहीं पर ही मेन कंडीशन होनी चाहिए कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो। यहाँ पे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए सेम, वरना नहीं होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो आपके सेम होगा। तभी हो सकता है कि वो स्टीरियो दिखा दे, हो सकता है वो स्ट्रक्चर दिखा दे, तो बात की बात है ना, पर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो आगे बात करें, मुझे इस पर मुझे डिटेल नहीं करना है। हाँ, इस पर मुझे केवल एक का अंतर पढ़ना है। जो आपके पास हाइड्रोल्केन होते हैं वो एक दिखाते हैं यहाँ पे, इसी का पार्ट होता है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल होता है, इसी के अंदर इंसियोमर, डाइस्टीरियोमर, इपीमर, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे होते हैं। तो जब वहां पे पहुंचेंगे तो हम डिटेल करेंगे इसको। मुझे इस पे चलना है। तो स्ट्रक्चर आइसोमर होता है, ये भी आपका होता है चैन आइसोमरिज्म। एक आपका होता है चैन आइसोमरिज्म, एक आपका होता है पोजीशन आइसोमरिज्म, एक आपका क्या होता है पोजीशन आइसोमरिज्म होता है, एक आपका फंक्शनल आइसोमरिज्म होता है। क्या होता है आपका फंक्शनल आइसोमरिज्म होता है, फंक्शनल आइसोमरिज्म है कि नहीं। एक आपका रिंग चेन होता है, रिंग चेन आइसोमरिज्म। एक आपका टाइटोमरिज्म होता है, एक आपका टाइटोमरिज्म होता है, एक आपका मेटामरिज्म होता है, मेटामरिज्म होता है। ठीक है, पर इन सब की अलग और बहुत से हैं, और इन सब की अलग अलग कंडीशन है। जब चैन में कोई बदलाव आ जाए तो चैन आइसोमरिज्म, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। चेन में बदलाव आ जाए तो चैन आइसोमरिज्म, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा हो, चैन ठीक हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, चैन की लंबाई सेम हो, फंक्शनल ग्रुप को यहां से उठा के वहां जोड़ दो, वहां से उठा के वहां जोड़ दो, फंक्शनल ग्रुप में बदलाव आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म हो जाएगा, है कि नहीं। पोजीशन बदल जाए, पोजीशन में कोई चेंज हो जाए तो पोजीशन आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप बदल गया, एल्डिहाइड से कीटोन हो गया, एल्कोहल से ईथर हो गया, है कि नहीं, तो फंक्शनल आइसोमरिज्म। ग्रुप बदल जाए, फंक्शनल ग्रुप बदला, फंक्शनल आइसोमरिज्म। चेन छोटी बड़ी हुई, चेन आइसोमरिज्म। पोजीशन में बदलाव आ गया, पोजीशन आइसोमरिज्म। बट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये देखते हैं कि आपका जो हाइड्रोल्केन होता है वो कौन कौन से आइसोमरिज्म को दिखाता है। तो आपके पास जो हाइड्रोल्केन होता है बेटा, वो आपका दो टाइप के आपके पास दिखाते हैं। एक आपका दिखाता है चैन आइसोमरिज्म, आपका जो हाइड्रोल्केन होता है, एक आपका दिखाता है चैन आइसोमरिज्म, और एक आपका दिखाता है पोजीशन आइसोमरिज्म। क्यों दिखाता है, क्योंकि हम लोग चैन में छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो मैंने आपसे ये लिया, और ये मान लो मैंने ब्यूटेन लिया, ब्यूटेन के नीचे यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया, और मैंने यहाँ पे लिया एक, और यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया, है कि नहीं, और क्लोरीन जोड़ दिया। मान लो आप, और हाँ ठीक है, मान लो आपने इसको एक यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया है, और आपने एक यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक, आपने इतना जोड़कर आप इधर जोड़ दो, ऐसे जोड़ दिया, ठीक नहीं। एक यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी संख्या हो गई, 4 हो गई। आप इसको ऐसे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे जोड़ दो, 4 कार्बन की संख्या हो गई। इसके अंदर देखो, एक कार्बन यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। कार्बन जितने कार्बन इतने जिसमें, मतलब जितने कार्बन इसमें उतने ही कार्बन इसमें। बट यहाँ पे डिफरेंस किसका आ गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया चेन का। क्यों चेन का आ गया, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, कार्बन है 4, और सबसे लॉन्गेस्ट चेन अगर देखा जाए, सबसे लंबी श्रृंखला अगर देखी जाए तो वो आपकी 3 कार्बन की है। अगर हम लोग बात करें इस वाले में, इस वाले में देखो 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन की चेन, मतलब चेन में चेंज आएगा, नहीं चेंज आएगा, तो हम इस कह सकते हैं कि हाँ, ये आपका चेन आइसोमरिज्म दिखाएगा, ये आपका चेन आइसोमरिज्म दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर चेन के अंदर बदलाव आ गया। अगर हम लोग कहें कि क्या है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो सकता है, अरे भैया क्लोरीन है, क्लोरीन तो ब्रोमीन में बदलेगा नहीं, क्लोरीन आपका एल्कोहल में बदलेगा नहीं, क्लोरीन तो क्लोरीन रहेगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्यों दिखाएगा, बताइए, नहीं दिखाएगा ना, तो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखाएगा, है कि नहीं। क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके क्या मतलब टाइटोमर दिखा देगा, नहीं दिखाएगा। मेटामर नहीं दिखा सकता, ब्रिज टाइप का एटम नहीं बना सकता, नहीं दिखा सकता, तो मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाएगा। पोजीशन दिखा सकता है, हाँ पोजीशन दिखा सकता है, पोजीशन यहाँ से उठा के वहां पर क्लोरीन को उठा सकते रख सकते हो, तो इसलिए पोजीशन दिखाता है और चेन आइसोमरिज्म दिखाता है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है, और ये आपका दिखाते हैं ऑप्टिकल दिखाता है। ऑप्टिकल की कंडीशन क्या होती है,
ऑप्टिकल की कंडीशन ये होती है, हम कुछ एग्जांपल करा दे रहे हैं अभी आपको, जो आपके चैन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है ना। ऑप्टिकल की कंडीशन ये होनी चाहिए, कई सारी कंडीशन है, पर लोअर क्लास में बच्चों को यही बताई जाती है कि जब आपके पास कार्बन के साथ अगर जिसकी चारों बैलेंसी, कार्बन के साथ में जो उसकी बैलेंसी है, चारों बैलेंसी अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी हो, तो उसको हम कहते हैं, उस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं कि इस समय भैया, इस समय जो कार्बन, सॉरी, इस कार्बन को कहते हैं कि ये कार्बन इस समय कीरल है, क्या है, चीलेट कहते हैं इसको, इंग्लिश में चीलेट कहते हैं ये कार्बन चीलेट हो गया, मतलब इसके सारे कार्बन अलग है। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरी ये चार उंगली अलग अलग साइज की है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे ये वाला पार्ट जो है कीरल है, मतलब ये क्लोरीन से जुड़ गया, या ब्रोमीन से जुड़ गया, फ्लोरीन से जुड़ गया, या हाइड्रोजन से जुड़ गया। चार उंगली मान लो हमारे हाथ में, एक उंगली नहीं है, चार उंगली अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से जुड़ गई, तो ये वाला पार्ट मान लो कार्बन है, तो इसको कहेंगे कि इस समय कार्बन क्या है, ये समय क्या है, कायरल दिखा रहा है। तो अगर ये कायरल है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, मतलब इस पर लाइट पड़ेगी तो घूमेगा लेफ्ट राइट, ठीक नहीं। तो उसी प्रकार जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, अब ये वाला कार्बन यहाँ फ्लोरीन से जोड़ दिया, यहाँ से क्लोरीन से जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन से जोड़ दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन से जोड़ दिया, तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन कहलाएगा कायरल। ऐसा कंपाउंड पॉसिबल हो सकता है, अगर ऐसा कंपाउंड पॉसिबल हो जाएगा तो वो आपका ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा, ठीक, वो आपका क्या दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। तो ये कंपाउंड हाइड्रोलिकेन के अंदर पॉसिबल है, जिसकी वजह से ये आपका हाइड्रोलिकेन जो होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव भी होता है, ऑप्टिकल आइसोमर दिखाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं आइसोमरिज्म के। तो जैसे हम लोग जानते हैं आपका हाइड्रोलिकेन जो होता है आपका चैन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म दिखाता है। जैसे होता क्या है कि चैन आइसोमरिज्म की कंडीशन क्या होती है, केवल आपके पास चैन में बदलाव होता है। जैसे क्या होता है, चेंज हो जाता है चैन, इसमें चैन जो चैन होता है वो चेंज हो जाता है, वो छोटी बड़ी हो सकता है, बट क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहाँ पे लिया, एक यहाँ पे मैंने लिया 1 2 3, है कि नहीं। ये आपके पास क्या हो गई, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, सॉरी हाँ 3 कार्बन की, 1 सेकंड, ये आपके पास क्या है, 4 कार्बन की एक चेन है, 1 2 3 4, आपके पास एक 4 कार्बन की चेन है यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो गया, अब नीचे वाला एग्जांपल देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये भी आपके पास 4 कार्बन, इसके अंदर भी 4 कार्बन है। दोनों का अगर हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन और क्लोरीन देखें तो दोनों के अंदर सेम कार्बन है, सेम क्लोरीन है, सेम हाइड्रोजन है, सबकी संख्या क्या है, सबकी नंबर क्या है, सेम है। बट इसमें क्या हो गया, चेंज किस में आया, चेन में। यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, यानी किसके अंदर चेंज आ गया, कार्बन की चेन में बदलाव आ गया। कार्बन की चेन छोटी भाई बड़ी तो हो सकती नहीं है, 4 से 5 नहीं हो सकता, कम ही हो सकता है, तो कम हो गया, मतलब ये आपका चेन आइसोमरिज्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और अंतर किसमें है। हाँ, और अगर उसी प्रकार अगर आपके पास क्या होता है, पोजीशन में बदलाव आ जाता है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला है, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, पर यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया है, नाम मतलब कह सकते हैं हम लोग इसका आईयूपीएसी नेम भी निकालें तो आईयूपीएसी नेम भी अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे पोजीशन में डिफरेंस आ गया है कि नहीं, श्रृंखला में चेन क्या है, सेम है, क्या है, चेंज हो जाता है कि पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन होता है वो चेंज होता है, बट क्या होता है, सेम होता है चेन, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ऐसे आइसोमरिज्म क्या होता है, पोजीशन होता है। बाकी जो आपके पास एल्काइल होते हैं वो आपके सब नहीं दिखाते हैं, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज इसको आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।